विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए, हिंदी एमए की परीक्षा के लिए, बीए की परीक्षा के लिए और हिंदी में कविता, कहानी, उपन्यास, विचारधारा, नाटक, उसका सामाजिक संबंध, सबाल्टर्न डिस्कोर्स, स्त्री, दलित, आदिवासी विमर्श, तमाम जो आधुनिक विमर्श है या परंपरागत जो विमर्श आ रहे हैं उनके साथ संदर्भ और संबंध समझने के लिए आप हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। आपको ज़रूर कुछ न कुछ मिलेगा, कुछ न कुछ मिलेगा। मैं आपको निराश नहीं करूँगा। तो आप हमारे साथ जुड़ करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और कहीं न कहीं अपनी परीक्षाओं को समझने का पैटर्न, परीक्षाओं को पास करने का तरीका और विषय की गंभीर जानकारी अर्जित कर सकते हैं। और परीक्षाएं भी पास करना है, विषय की समझ भी अर्जित करना है और कितना गहराई के साथ हम अपने ज्ञान को और ज़्यादा विस्तृत कर सकते हैं, इस चीज़ों पर भी हमारा फोकस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रोजगार और ज्ञान और विषय की एक गंभीर जानकारी या उसके प्रति हमारा जो नॉलेज है वो एकहरा नहीं बल्कि संपूर्णता के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एकहरा समझेंगे, एकहरा और आधा ज्ञान लेंगे तो ज्ञान कहीं न कहीं हमारे लिए हमारी समझ को अधूरा ही रखेगा। इसलिए हमने पिछले वीडियो में प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं समझी, छायावादी काव्य की विशेषताएं समझी। अब इसमें हम प्रयोगवाद और नई कविता पर बातचीत करेंगे कि प्रयोगवाद क्या था और नई कविता क्या थी। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में अज्ञे के द्वारा संपादित जो तार सप्तक है, उसका नाम सुना ही होगा आपने। तार सप्तक से माना जाता है, तार सप्तक से होता है। और इसमें नए प्रयोग की बात अज्ञे करते हैं कि जो कुछ चल रहा था उसमें अब कुछ नयापन नहीं है। तो साहित्यकार, रचनाकार, लेखक किस प्रकार से नयापन चाहता है। और अज्ञे का जीवन आप जानते ही हैं, उनका भी जन्म 1911 में हुआ था और वो भी भगत सिंह के साथ काम कर रहे थे, जेल में भी गए थे। फिर बाद में जब छूट के आ जाते तो फिर अंग्रेजों की सेना में भी उसमें काम किया था, सैनिक भी थे वो। फिर बाद में पत्रकार, रचनाकार, लेखक, संपादक और तमाम चीज़ों में 1941 में उनका अज्ञे का शेखर एक जीवनी जो 2 भाग में आता है। जो पहला भाग आपके नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है वो 1941 में आ जाता है। तो समझिए कि वहीं से अज्ञे एक लेखक के रूप में, एक रचनाकार के रूप में धीरे-धीरे उनको विख्याति मिलने लगती है और वो फिर बाद में तार सप्तक का संपादन करते तब उससे और भी। तो कहते हैं कि प्रयोगवादी कभी प्रयोग करने में विश्वास करते हैं ना, वो कहते हैं कि हमें नए-नए प्रयोग करने हैं। हम एक ही तरह के रास्ते पर नहीं चलेंगे। अगर हमें कुछ नया सीखना है तो नए प्रयोग बहुत ज़रूरी है और उन नए प्रयोगों के माध्यम से ही बहुत सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। और कहते हैं, आगे कहते हैं कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरण व साधन है। वो कह रहे हैं कि वो लक्ष्य नहीं है, वो एक माध्यम है। उस प्रयोग को करते हुए हम नए-नए चीज़ कितना सीख सकते हैं, भाषा को लेकर के, काव्य लेखन में, रचनात्मकता में, वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस काव्य में क्या है, इस काव्य में शिव कुमार शर्मा इसके बारे में क्या कहते हैं और कालांतर में इसी को फिर नई कविता के रूप में हमने स्पष्ट किया। ये दोनों ही धारा के विकास की अवस्था है। सन 43 से 53 तक कविता में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता, इन्हीं का परिणाम है। प्रयोगवाद उस काव्य धारा का आरंभिक अवस्था और नई कविता उसकी विकसित अवस्था है ना। यानी कि मतलब प्रयोगवाद और नई कविता असल में ये एक ही है। वो आरंभिक नाम था और बाद में फिर इसको नई कविता के रूप में डिफाइन किया गया। नई कविता एक प्रौढ़ अवस्था हो गई, मतलब जब चीजें बहुत सारे प्रयोग हो गए थे, बहुत सारे नए नए रास्तों पर रचनाकार जा रहे थे, जा चुके थे। उसके बाद उन्हें जो नई नई अनुभूतियां हैं, जो इतने की भाषा को लेकर के, कथ्य को लेकर के, कथन को लेकर के, नैरेटिव्स को लेकर जो नए प्रयोग वो लोग कर रहे थे, उन सारे प्रयोगों का प्रभाव नजर आता है। वस्तु तो प्रयोगवाद और नई कविता कोई, मैंने कहा कि किसी में कोई सीमा रेखा खींचना वैसे भी मुश्किल है, क्योंकि रचनाकार अपने स्वभाव से ही प्रगतिशील होता है, समाज की बात करता है। कहीं न कहीं वो अपने मन के चाहे आगे भले मनोवैज्ञानिक दुनिया में थे, फ्रायड से प्रभावित थे बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका साहित्य समाज से कटा हुआ था। और प्रेमचंद यथार्थवादी लिख रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेमचंद ही समाज से जुड़े हुए थे, बाकी लोग जुड़े हुए नहीं थे, ऐसा नहीं था। तो इस प्रकार का डिवाइडेशन करना अपने आप में, कहते हैं कि उस रचनाकार के महत्व को कम करना है।
तो उस लिहाज से भी अगर हम समझेंगे तो हर किसी लेखक की अपनी एक मनो दुनिया होती है और वहां से फिर वो जीवन के यथार्थ को, जीवन की अनुभूतियों को, अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है, जो बाद में जाकर के जाहिर सी बात है कि सामाजिक हो जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि 1943 से लेकर 53 ईस्वी में कविताओं में जो नए प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। निष्कर्ष 43 से 53 तक की कविता को प्रयोगवाद और उसके बाद की कविता को नई कविता की संज्ञा दी गई है। इस बात को आप दिमाग में क्लियर कर लीजिए, क्योंकि नेट में इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं कि नई कविता का समय क्या है, नई कविता और प्रयोगवादी कविता में अंतर क्या है ना। तो हिंदी की जो नई कविता का कथ्य परंपरा से भिन्न है, नवीन विषयों और नवीन शैली के सामने, कारण कि इसमें विषय भी नए हैं और उनको कहने का तरीका भी नया है। तो इसमें बौद्धिकता है, क्षणिकता है, मुक्त यथार्थवाद है, उन सारी चीजों को स्पष्ट किया है इन्होंने। तो इसके जो प्रमुख कवि है उसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की जो मैं बात कर रहा था, उनका पूरा नाम है। तो आपको सिर्फ अज्ञे याद रखना ही काफी है, बहुत लंबा नाम है। तो अगर आप उसको डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा वो, लेकिन पहले आपको अज्ञे तो याद कर ही लेना चाहिए। तार सप्तक 1943 में हुआ था संपादन उसका, अज्ञे के संपादन काल में, और इसको प्रयोगवादी काव्य काव्य का आरंभ माना जाता है। और इसमें जो रचनाएं संकलित थी उसमें कौन कौन थे, पहले सप्तक में, तार सप्तक में नेमिचंद्र जैन थे, मुक्तिबोध थे, भारत भूषण अग्रवाल है, प्रभाकर माचवे है, गिरिजा कुमार माथुर है, रामविलास शर्मा है, और खुद अज्ञे थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो ये पहले सप्तक में थे। फिर दूसरा सप्तक आता है, पहला तार सप्तक था, नाम ध्यान रखिए, पहले का था तार सप्तक, फिर दूसरा, उसके बाद जो भी आते हैं फिर सप्तक हो जाते हैं वो, है ना। तो तार सप्तक से फिर सप्तक में कैसे बदलता है वो, तो 1951 में दूसरा आता है, और वो भी अज्ञे ने ही संपादित किया था। इसमें जो 7 कवि थे, सप्तक रखा उन्होंने, 7 नाम दिए, इसलिए सप्तक हो गया उसका। और इसके माध्यम से कहीं कि अज्ञे एक परंपरा शुरू कर रहे थे कि मतलब जो प्रगतिशील लेखक, जो एक तरह का उधर चल रहा था ना, प्रगतिशील, जो पूरा प्रगतिशीलवादियों का पूरा लेखक संघ की जो पूरी परंपरा थी, तो उसके बरक्स कहीं कि उससे बहुत सारी असहमतियां थी। इन्होंने कहा कि लेखक को किसी एक खास तरह की विचारधारा में बांध कर हम नहीं समझ सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम उसके नए नए आयाम और उसकी विविधता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ मार्क्सवादी सीमा रेखा में ही बांध करके जो रचनाकार लिख रहे हैं उनको ही महत्वपूर्ण लेखक या रचनाकार मानने की हमें आवश्यकता नहीं है। उनसे जिनकी असहमति है और जो कुछ नया हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके महत्व को समझने की भी हमें आवश्यकता है। ये नहीं कि मतलब जो सिर्फ मजदूरों और किसानों का वर्णन कर रहा है वही महान लेखक है, जो मनुष्य के मनोविज्ञान की वर्णन कर रहा है, जो अलग पुराने माइथोलॉजिकल साहित्य को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत कर रहा है, और जिसकी उसके साथ असहमति है, उसको आप लेखक मानने से ही इनकार कर दो, ये नहीं हो सकता है। इसलिए अज्ञे ये सारे प्रयोग कर रहे थे। तो अज्ञे के दूसरे सप्तक में कौन था, भवानी प्रसाद मिश्र थे, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। फिर अज्ञे ने 1959 में तीसरा सप्तक संपादित किया था। इसमें कौन थे, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसमें ये भी सवाल नेट में पूछा जाता है, जिसको भी आप ध्यान रखिएगा, सप्तक वाला, सप्तक का प्रकाशन, कौन सा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, इसमें कौन कौन से कवि शामिल थे, इसको लेकर भी सवाल अक्सर पूछा ही जाता है। फिर चौथा सप्तक भी संपादित किया था, लेकिन उसके बारे में यहाँ पे जानकारी नहीं है मेरे पास। तो इस तरह से अज्ञे ने जो प्रमुख 3 सप्तक, मतलब पहला तार सप्तक, फिर दूसरा सप्तक, फिर तीसरा सप्तक माने जाते हैं, और इनकी महत्ता और इनकी विशिष्टता के बारे में अगर विस्तार से जानना है तो आप जब उस दौर की बहसें समझेंगे, परिमल और प्रलेस की बहस के रूप में उसको कहा जाता है, तो विस्तार से वहाँ बहुत सारी जानकारी हमें मिल जाएगी बड़ी आसानी से। अब देखिए नई कविता के जो प्रमुख कवि है, मोटा मोटा अगर कहेंगे तो उसमें कौन कौन, उसके बारे में बात करूंगा। कुंवर नारायण, दुष्यंत, अजीत कुमार, प्रभाकर माचवे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी, लक्ष्मीकांत वर्मा, शाही जी, बालकृष्ण राव आदि है।
और प्रमुख किसमें कौन है? प्रतीक जो अज्ञेय के संपादक में प्रकाशित हुई तथा डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में सन 1954 में आरंभ नई कविता नामक पत्रिका, निकष, पाटल, कल्पना, दृष्टिकोण आदि। ये सारी पत्रिकाएं थी जो इस विचारधारा को महत्वपूर्ण बता रही थी, या इस विचारधारा की स्थापना, यानी कि प्रयोगवादी या नई कविता की जो विचार थे उनको वापस प्रचार प्रसार भी तो करना था, तो उसके लिए सारी पत्र पत्रिकाएं भी निकल रही थी, है ना। तो जगदीश गुप्त की जो पत्रिका है 1954 में जो निकलती है नई कविता, ये पत्रिका इस विचारधारा की प्रमुख पत्रिका मानी जाती रही है। फिर अज्ञे ने तो बहुत सारा संपादन काम किया है। फिर देखिए अज्ञे ने क्या क्या निकाला है। हरी घास पर क्षण भर इंद्रधनुष रोंदे हुए इत्कलियम अज्ञे, चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, मंजीर नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले गिरिजा कुमार माथुर, स्वप्न भंग, अनुक्षण प्रभाकर माचवे, चक्रव्यूह कुंवर नारायण, हो अग्र अग्रस्तुत मन, भारत भूषण अग्रवाल, सूर्य का स्वागत दुष्यंत, वन पाखी नरेश मेहता आदि है। फिर नई कविता के जो प्रमुख कौन कौन है? नई कविता की जो प्रमुख विशेषताएं क्या है? नई कविता की विशेषताएं और प्रगतिशील कविता की विशेषताएं कहेंगे कि दोनों ही समान ही है, एक ही है। अगर उसमें मतलब बहुत सारी समकक्षता है तो उसको भी हमें समझने की आवश्यकता, उसके महत्व को भी हमें जानने की बहुत ज्यादा। फिर मैंने कहा नहीं, अज्ञे ने तो बहुत सारी पत्र पत्रिका अंग्रेजी भी उन्होंने संपादित की। एवरीमैन्स संपादन किया, प्रतीक, दिनमान, नवभारत टाइम्स, तार सप्तक, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह का संपादन किया। तो इस तरह से अज्ञे का व्यक्तित्व तो बड़ा विस्तृत और विशाल है। अब देखिए इसमें क्या क्या विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता है नवीनता है। इस कविता की विशेषता में नवीनता, नयापन है। मुद्रा राक्षस क्या कहते हैं कि आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें। तो इन सारी चीजों की बात भी कहती है, परंपरा का विच्छेद भी है। और अज्ञेय संभवतः इसीलिए अपने आप को नई राहों का अन्वेषी नाम दिया है। अज्ञेय ने इन सारे कवियों को क्या कहा है कि नई राहों के अन्वेषी कवि है, नए रास्ते खोजना चाहते हैं। जो रास्ते खोजे जा चुके हैं, जिनसे हमारा परिचय हो चुका है, उन राहों पर क्या चलना है। इसलिए नए नए प्रयोग होने बहुत जरूरी, और नई चीजों को समझना और नए रास्तों को खोजना, ये जाहिर सी बात है, मनुष्य की प्रवृत्ति है। मानव सभ्यता का इतिहास यही है कि जहाँ जिन्होंने नई चीजें खोज की वही इतिहास के निर्माता हुए, उन्होंने भी ही समय की वास्तविकता को समझा। तो यहाँ इसलिए अज्ञेय ये बात कहते हैं। मूत्र सिंचित मृतिका के व्रत में तीन टांगों पर खड़ा नत ग्रीव, धैर्य गन गदहा, ये अज्ञेय की कविता है। फिर बौद्धिकता, यानी कि मतलब इसमें बुद्धिमत्ता यानी ज्ञान को ज्यादा महत्व स्थान देते हैं, भावुकता से बाहर निकल जाते हैं लोग। जो आधुनिकता बौद्धिकता को महत्वपूर्ण स्थान मानती है, तर्क की बात करती है, तो यहाँ पर भी कवि तर्क या बौद्धिकता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। और कहीं कि मैंने कहा ना कि इमोशन कमतर करते हुए जीवन को तर्क और उस बौद्धिकता की दुनिया में ले जाते हैं। और कि धर्मवीर भारती क्या कहते हैं कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते है ना, इसी को आप बौद्धिकता कह सकते हैं, और इसको समझने की आवश्यकता भी है। युवराज एक बड़े प्रोफेसर विद्वान थे, वो क्या कहते हैं कि मेरी विशाल बुद्धि सूर्य चंद्र तारों के ताप वेग नाप रही, मेरी अतर्क शक्ति जल बल समीर व्योम विद्युत को चाप रही। तो कहने का मतलब है कि वहाँ इमोशन है, लेकिन इमोशन मैंने कहा ना, हर चीज को तर्क के माध्यम से इंप्रूव या उसको स्पष्ट करना चाहते हैं, इसलिए भी उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। फिर अतिशय मतलब व्यक्तिगत, यानी कि अपना जो व्यक्ति जो भाव है, अपने भीतर की जो भावना, उनको बड़े ही सरल तरीके से स्पष्ट कर जाते हैं। जहाँ मैंने कहा ना कि मध्यकाल का कवि, वो अपनी बात को अपने भीतर की जो चाहे काम भावना हो, चाहे कोई भी भाव हो, उस भाव को अभिव्यक्त करने से या सामाजिक दबाव में रहता था, लेकिन ये कवि सामाजिक दबाव को छोड़ करके अपना जो व्यक्तिगत जो अनुभव है उसको बड़ी ही सरलता के साथ साझा करते हैं। देखिए भारत भूषण अग्रवाल क्या कहते हैं कि साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण रहन सहन, साधारण खान पान, मतलब अपने बारे में बता रहे हैं। फिर देखिए इसमें कवियों में क्या है, विक्षोभ है, निराशा है, कुंठा है,
सफलता असफलता सारी चीजों को बता रहे, आत्म तृप्ति की भावना है। फिर क्षणवादिता ने, क्षणवाद जो है ना, जो क्षणवाद आता है काम भावना में, सेक्सुअलिटी में, जो सेक्स में जब स्त्री पुरुष दो लोग सेक्स कर रहे, संभोग कर रहे होते हैं, उस संभोग की स्थिति में जो क्षण की अनुभूति होती है, उस क्षण को कहेंगे ये, वो जो फ्रायड से आता है बुरा बुरा है ना। तो क्षण की जो अनुभूतियां हैं, जो क्षण का एहसास है, उसको भी कविता में बड़ी सरलता के साथ दर्ज करते हैं। और आगे क्या कहते हैं कि आओ हम उस अतीत को भूले और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू ले इसी क्षण, क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। वही वाली बात है कि संभोग का जो क्षण है, अनुभूतियां है, उसको भी वो स्पष्ट करते हैं। फिर आगे बता ही दिया है भोगवाद और वासना, यानी कि शायद कह सकते हैं कि कहीं की जो मनुष्य के भीतर की जो काम वासना है, जो कि सहज भाव है, उसको हमेशा दबाया जाता रहा है अध्यात्म के दबाव के चक्कर में, तो उसको भी रचनाकार काव्य के माध्यम से, मैंने कहा ना कि सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषण था, उससे ये रचनाकार बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसलिए भी, और भारतीय समाज के जो अपने नैतिक दबाव है, जो सामाजिक जो मर्यादा है, उनसे भी अपने आप को बाहर निकालते नजर आते हैं। तो आगे कहते हैं कि वासना के पंख में फैली हुई थी धारित्री सत्य की निर्लज नंगी और समर्पित। जो वासना थी, जो काम भावना थी, सब कुछ उसके अंदर समाहित था, इसलिए उसके बाद उसे सारी चीजों की परवाह नहीं थी। फिर आगे कह रहे हैं कि आह मेरा श्वास है उत्तप्त, मेरी श्वासें बेचैन है, धमनियों में उमड़ आई लहू की धारों, मेरे अंदर बेचैनी हो रही है। प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। प्यार को तो लोगों ने अभिशाप मान लिया है, और मुझे स्त्री की आवश्यकता है ना। तो उस सारे बोध के साथ एक कवि आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उसको अभिशाप मानने की आवश्यकता नहीं, वो सहज भाव है मनुष्य का। अब शकुंतला माथुर क्या कह रही है, देखिए कि बढ़ रही है परिधि मेरे स्तनों की, हसरते जवान है, आज कह दो इन उंगलियों से, पेश आए मुनासिब बेरहमी से। यानी कि आज मुझे, लेकिन स्त्री अपने भाव को व्यक्त करेगी, उसे संभोग की आवश्यकता है, और अब उन सारी नैतिकताओं को तोड़ने की आवश्यकता है, और कहने की इसलिए मेरे साथ मुनासिब बेरहमी के साथ पेश आए, यानी कि मतलब मुझे वो सुख प्रदान करे, जिस क्षण की, जिस सेक्सुअलिटी का जो अनुभव है, जो संभोग का जो सुख है, मैं उसको लेना चाहती हूँ। ये स्त्री उस दौर में कह रही है जहाँ की समाज पर इतने सारे दबाव, स्त्रियों पर इतनी सारी परिधियां, इतने सारे प्रेशर। तो कहीं न कहीं वो एक सामाजिक मुक्ति, या उस जो मनुष्य का एक सहज भाव है, उसको भी अभिव्यक्त करने की आवश्यकता थी। और आज तो आप देख ही रहे हैं, आज तो उस पर बहुत ज़्यादा खुलापन या बहुत ही स्पष्ट रूपता आ चुकी है। तो उस चीज़ को ये कहीं न कहीं व्यक्त कर रहे थे। फिर यथार्थवादिता इनके अंदर भी है कि बंद कमरे की गर्म फिज़ा में, गठरी सा गुड़मुड़ में, दुबका रजाई में सुन रहा, खिड़की की संकरी दरारों से आती नल पर झगड़ती औरतों की चक-चक। शरद देवड़ा की कविता है। फिर जगदीश गुप्त क्या कहते हैं, किस युग में सिया राम क्षुधा काम, मानव के तिमिर ग्रस्त चिंतन के भानु इंदु, यंत्र बाहु यंत्र चरण, यंत्र हृदय यंत्र बुद्धि, सब कुछ यंत्रित, केवल इच्छाएं अनियंत्रित है। क्या कि सब कुछ तो यंत्रवत हो चुका है। जगदीश गुप्त भी इस प्रकार की बात बता रहे हैं। फिर इन कविताओं में आधुनिकता जो बोध है, जिस आधुनिकता की हम बार बार बात करते रहे पूरी कविता में, पूरे साहित्य के इस इतिहास में, तो आधुनिकता की जो तमाम विडंबनाएं, उनको ये लोग बताते हैं। चाहे घुटन हो, चाहे संत्रास हो, चाहे कुंठा हो, द्वंद्व हो, निराशा, उन सारी चीजों को अपनी कविताओं में स्थान दिया है। अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का खंडन करते नजर आते हैं। फिर वर्जनाओं को खारिज करते हैं। वर्तमान मनुष्य की कटु सत्य को बड़ी ही समझदारी और बड़ी ईमानदारी के साथ एक कवि अभिव्यक्त करते हैं अपनी कविताओं में। आगे क्या कहते हैं कि दुख सबको मांझता है और चाहे सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त करके। ये की एक पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि दुख सबको मांझता है, यानी कि अगर हम किसी दुख या संकट से गुजरते हैं, तो हमें अपने भीतर बहुत सारा परिवर्तन एहसास होता है। तो वो कहते हैं कि अगर आप दुख से गुजरे हैं, तो आप इस बात को एहसास करेंगे कि आपके साथ कोई ऐसा मिलता है, तो आप दूसरों के भी दुख का ख्याल रखें। ये नहीं कि अपना काम निकल गया और सब कुछ भूल भाल के आगे निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा आगे का कहना है।
फिर आगे क्या कह रहे हैं कि उछली हुई मछली जिसकी मरोड़ी हुई देहली में, उसकी जिजीविषा की उत्कृष्ट आतुरता प्रमुख है। तो ये सब कुछ आधुनिक मनुष्य की विडंबना है, उन सारी चीजों को वो करके अभिव्यक्त करते नजर आ रहे हैं। और भारत भूषण अग्रवाल क्या कहते हैं, भारत भूषण अग्रवाल क्या कह रहे हैं, और इसमें मैंने कहा ना कि इसमें लघु मानव की प्रतिष्ठा भी ये लोग करते हैं। विजय देव नारायण साई जो बड़े आलोचक है, लघु यानी काम, जो सामान्य आदमी है, लघु मानव यानी आम आदमी जो, उसकी प्रतिष्ठा करने का काम भी ये कविता करती है। तो क्या कहते हैं कि उठो सोच क्या नई ज्योति का, तुम आस्था का दीप जलाओ, अंधकार की हदें खींच दो, लोक आए छोटा सा गिरा, नई किरण का बने पावड़ा। ये भारत भूषण की कविता है। देखिए उठो, तुम्हें जगना है और तुम्हें कुछ नया प्रकाश करना है। फिर प्रणय अनुभूति, जिस काम भावना की बात कर, जिस क्षण की बात कर रहे थे, वो भी यहाँ पर है। प्रणय यानी प्रेम की अनुभूतियां, तो ये भी इन कवियों में प्रेम को यौन आकर्षण मानते हैं और शरीर के स्तर पर जन्म लेता है। मैंने कहा ना कि जो सेक्सुअलिटी की जो बात है, जो प्रेम में संभोग की अनिवार्यता, या प्रेम संभोग के बगैर प्रेम कैसे हो सकता है, या उसमें उस प्रकार का एहसास नहीं होगा, उस चीज को बड़ी ही शिद्दत के साथ ये लोग महसूस करते हैं और उसको बकायदा कविता में अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। कवि के निमांसल प्रणय अनुभूति को व्यक्त करने में कहीं भी संकोच अनुभव नहीं किया, यानी कि जो इससे प्रेम करता है, जो शारीरिक संभोग है या अनुभूतियां, उनको वहां अभिव्यक्त करने में कहीं पर भी कुछ भी कहते हैं कि लाज शर्म की बात नहीं है वहां पर। लाज शर्म की बात क्यों नहीं है, वो कैसे बता रहे हैं, ये देखिए। क्या है प्रेम, घनीभूत इच्छाओं की ज्वाला है, क्या है विरह, प्रेम की बुझती राख भरा प्याला है। अज्ञे की कविता है कि प्रेम क्या है, जो घनीभूत इच्छाएं, जो हमारे अंदर बहुत सारी आग चल रही है संभोग की, काम की, वही तो है। और फिर विरह क्या है, प्रेम की बुझती राख भरा, प्रेम का जो बुझ चुका राख का प्याला है। होशवत सिमटी रही है चाहती नारी, खोल ले देने लुटने का पुरुष है अधिकारी। अब देखिए आगे कह रही है बाद में, क्या कह रहे हैं कि कोशवत सिमटी, मतलब उसमें बहुत सारा भंडार भरा हुआ, और चाहती स्त्री की उसे पुरुष उसको लूट ले, उसका मतलब पूरी तरह से संभोग करे, या उसको उस सुख का एहसास करवाए। आह मेरा श्वान है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। यही अज्ञे, ये भी अज्ञे की कविता है, इसको पहले ही हम जिक्र कर चुके हैं ऊपर भी इसका। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो भावना है, ये सारी जो अनुभूतियां हैं, जो सहज अनुभूतियां, उनको किस तरह से लेखक या रचनाकार बोल रहे हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ नजर आती है। फिर गिरिजा कुमार माथुर क्या कहते हैं कि अब सूडी पलकों पर उतरा वही तुम्हारा अस्मित आनना, वे काली सलज सी आंखें भटकी भोली सुनत चितवत, वो सारी बातें जो नजर आती है यहाँ पर। तो देखिए इसके बारे में क्या कहते हैं कुमार विमल, इस कविता के बारे में क्या कहते हैं कि आज की निर्मर्याद यौन परिकल्पनाओं ने कुत्सित भोगवाद और ऐन्द्रिक सुखवाद को जन्म दिया है। अतः कृत्रिम यौन उत्तेजना और कुत्सित कामोदित के द्वारा संस्कृति कॉनिस्ट वल्गराइजेशन, वल्गर जो आगे वल्गर चीजें हो गई वो ज्यादा गंदगी जिसे कह सकते हैं, और ले जाने वाले कलाकार अथवा साहित्यकार कला और साहित्य को कॉमर्शियल पोर्नोग्राफी, व्यावसायिक नग्नता के स्तर पर उतारते जा रहे हैं। मतलब जो आप देखते हैं पूरी नग्न पोर्नोग्राफी की जो दुनिया चल रही है, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, उसको भी तो समझने की आवश्यकता है। अज्ञे कहने की पोर्नोग्राफी की तरफ नहीं जाता, बल्कि जो कुछ जीवन का यथार्थ है, जीवन की वास्तविकता, उनको हमारे सामने अभिव्यक्त करते नजर आते हैं। देखिए अज्ञे इस कविता में क्या कह रहे हैं कि जागो सखी वसंत आ गया, पीपल की सूखी डाल सिद्ध हो चली, शीर्ष ने रेशम से बड़ी बांध ली, नीम के भी मोर में मिठास देख, हंस उठी कचनार की गली। अब देखिए प्रकृति का सौंदर्य भी अद्भुत कर देगी, ऐसा नहीं कि अज्ञे सिर्फ उस तरह के उथले हुए कवि नहीं है, उनके अंदर बहुत गंभीरता है, बहुत गहराई है। तो सखी को जगाने की बात करें, वसंत प्रकृति में कितना सौंदर्य आता है, उस सौंदर्य को अपनी इस कविता में अभिव्यक्त कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह की बात भी वो करते हैं। और शिल्प विधान में मेरे का एक नया प्रयोग करता है। और एक जो मैं काव्य पंक्ति बता रहा हूँ, बहुत प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है, वो क्या कह रहे हैं कि देवता अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। वो कह रहे हैं कि जो देवता है, जो प्रतीक जो थे पुराने प्रतीक हो गए, अब नए प्रतीकों की तलाश करनी पड़ेगी, नई प्रतीक और नई भाषा को खोजना होगा। पुराने उन्हीं चीजों को आप घिसते रहेंगे, जिस प्रकार से वासन अधिक घिसेंगे ना,
किसी बर्तन को बार-बार साफ करते रहेंगे तो फिर वो उसकी सब चमक चली जाएगी और भी। इसलिए उसमें नया विचार, नया भाव हो तो नए प्रतीकों की आवश्यकता होगी, उन प्रतीकों को खोजने की आवश्यकता है। उनको अगर आप नहीं खोजेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, इसलिए वो बार-बार कह रहे हैं कि वो सब ज़रूरी है हमारे लिए। तो इस तरह से जो प्रयोगवादी कविता है और नई कविता है उसकी ये मोटा-मोटी विशेषताएँ हैं। और कवियों के बारे में और उनके जीवन परिचय के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएँगे जिसमें विस्तार से बातचीत करेंगे पूरा, कि इन कवियों ने कौन-कौन सी रचनाएँ लिखी, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी व्यक्तिगत काव्य विशेषताएँ क्या हैं और उनका रिफ्लेक्शन किस प्रकार से इनकी रचनात्मकता पर पड़ता नज़र आता है। क्योंकि नई कविता और प्रयोगवादी जो कविता है दोनों एक ही है। और इसने बाद की जो आने वाली पूरी जो, क्योंकि वो आज़ादी के बाद का समय है, तो उसमें जो तमाम तरह के परिवर्तन आप देखते हैं, भारतीय संदर्भ में और पश्चिमी संदर्भ में, क्योंकि तो अंग्रेजी साहित्य से भी प्रभावित थे, तो टी.एस. इलियट और तमाम लोगों का उनकी रचनात्मकता पर प्रभाव था। तो उस लिहाज से भी वो लगातार नए-नए प्रयोग कर रहे थे और उन्होंने किसी एक राह को चुनने की बात नहीं की। उनका जो पूरा चिंतन है वो कहते हैं ना कि मनुष्य की स्वतंत्रता की बात करता है, कि अगर मनुष्य स्वतंत्र है तो फिर वो किसी सत्ता के अधीन नहीं है। और जो साम्यवादी, जो मार्क्सवादी जो पूरी सिस्टम है उसमें एक खास तरह की सत्ता है कि कम्युनिस्ट पार्टी या कह सकते हैं कि जो पूरा सिस्टम है वही सत्ता बन जाता है। और इस प्रकार की सत्ता के अधीन और इस प्रकार की सत्ता के अनुसार चलना एक रचनाकार के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि रचनाकार अपने स्वभाव से बहुत स्वतंत्र होता है और उस स्वतंत्र बोध को अपनी रचनात्मकता में नए-नए प्रयोगों के माध्यम से, जो कहा ना कि देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच वाली बात है कि वो लगातार नए प्रयोग करना चाहता है और स्वतंत्रता बोध को अपने-अपने तरीके से अभिव्यक्त करना चाहता है। तो अज्ञे ने काम किया और अज्ञे का बहुत समय तक हिंदी की जो प्रगतिशील जो आलोचना या लेखन था उन्होंने वो खारिज किया, उनका विरोध किया और उनकी रचनात्मकता को कमतर आंका गया। लेकिन उनकी रचनात्मकता में जो प्रभाव क्षमता थी, जो महत्ता थी, उसने उनको प्रतिष्ठित किया और कहते हैं ना कि सच्चाई जब धीरे-धीरे सामने आई, तो मार्क्सवादी आलोचना भी इसके महत्व को समझने लगी और तमाम बाद के आलोचकों ने अज्ञेय पर महत्वपूर्ण काम किया और अज्ञेय की दृष्टि, अज्ञेय की रचनात्मकता को जाना समझा गया, चाहे निर्मला जैन हो, चाहे विजय दयानंद नारायण साई हो या समकालीन जो तमाम आलोचक है। उन्होंने एक खास तरह की फ्रेम को तोड़ करके, और आज तो आप देखते हैं कि सोवियत रूस के टूटने के बाद और पूरा वैश्वीकरण हो गया है, तो हर कोई रचनाकार अपने आप को किसी खास सीमा रेखा में न समझना चाहता है, न जानना चाहता है। वो चाहता है कि उसको हर तरह से समझा जाए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कि आपने यहाँ तक मुझे सुना और अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।